इस बार मोहर कहाँ लगेगी, केसरी छाप कहाँ रहेगी। सबसे पहले तो जगदेव प्रसाद कुशवाहा की भूमि औरंगाबाद, हालांकि जहां उनका जन्म हुआ था उसका जिला दूसरा हो चुका है, लेकिन जब उनका जन्म हुआ था ये जिला औरंगाबाद ही था। इस औरंगाबाद की भूमि को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिन्होंने एक ऐसे शख्स को जन्म दिया जिनका नाम बिहारी नहीं पूरा भारत अदब से लेता है। और जब जब उनका नाम लिया जाता है तो हर गरीब, हर मजदूर और किसान, हर उस वर्ग का व्यक्ति जिसका शोषण इस देश में बड़े पैमाने पर हुआ, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। क्योंकि एक समय में जब यहाँ बड़े पैमाने पर सरकार का आतंक चल रहा था, उस समय जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने नारा दिया था, जो हमारे साथी ने भी कहा कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, भारत की जल जंगल जमीन राजपाट में 90 भाग हमारा है। मैं जगदेव प्रसाद कुशवाहा की भूमि को नमन वंदन करता हूँ। मंच पर बैठे मंचासीन हमारे तमाम आदरणीय नेता, वो चाहे एआईएम के हो, आजाद समाज पार्टी हिमालय के हो, या हमारे गठबंधन के जितने नेता हो, अन्य संगठनों के नेता हो, आप सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस समानता की लड़ाई में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं, बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। मैं नमन वंदन करता हूं इस सरजमीन पर जन्मे उन सभी महानुभावों को जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर किए। मैं नमन वंदन करता हूं भारत सरजमीन पर जन्मे उस प्रत्येक व्यक्ति को जो न्याय के लिए लड़ता है, जो गरीबों के लिए खड़ा होता है, जो किसान मजदूरों की आवाज बन करके इस आवाज को मजबूत करता है, उन सबको भी नमन वंदन करता हूं। सम्मानित क्षेत्रवासियों, आपके क्षेत्र से भीम आर्मी के प्रत्याशी आपके सामने बैठे हैं, खुद एक अधिकारी पद से रिटायर है, चाहते तो धन देकर दूसरी पार्टियों से टिकट ले सकते थे, समझ रहे, धनी की इनके पास कोई कमी नहीं है, अधिकारी रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, लेकिन इन्होंने आंदोलन को चुना, बड़ी बड़ी पार्टी को नहीं चुना। मैं जब देखता हूं तो एक पार्टी का नेता खड़ा पर चीख कर कह रहा है कि अगर ये गरीब मुझे वोट नहीं देंगे तो इनको इनके घर से निकलने मत दो। एक दूसरी पार्टी का नेता कहता है कि अगर ये हमें वोट नहीं देंगे तो इनके बिजली के तार काट दो। गरीब आदमी जाए कहां? गरीब आदमी जाए कहां? तो वो उनके कह दूं इस मंच से कि थोड़ा हैसियत में रहे, हैसियत से बाहर ना आए। यहाँ भीम आर्मी है, इस देश के प्रधानमंत्री की नाक में दम कर देता है, मुख्यमंत्रियों की नाक में दम कर देता है, तुम तो माँ के छोटे से विधायक होंगे। गौर से सुन, जिंदाबाद में खत्म हो चुका, सुन लीजिए थोड़ी देर। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमें मत डराइए, हम तो भीम आर्मी के लोग हैं। जगदेव प्रसाद कुशवाहा की औलाद हम जानते हैं, गोली एक दिन नाम लिखी हुई है, मरना तो वही एक दिन। ऐसा कोई व्यक्ति आपकी निगाह में है इस पूरे संसार में जो जिंदा ही रहा हो, मरा ना हो, सब मरे हैं। तो हमें भी बीमारी वालों को मरना है, लेकिन हाँ ये वचन वादा है आपसे कि डर कर नहीं मरना, किसी कीमत पर डर कर नहीं मरना है। मरना है लड़ते हुए मरना, अपने अधिकारों के प्रति लड़ते हुए मरना है। यहाँ इस देश में उन लोगों के खिलाफ लड़ना है जो आज भी हमें गुलाम बनाने की कोशिश करता है। बाबा साहब अम्बेडकर आपको वोट का प्रावधान देकर के गए। ये वोट जानते हैं क्या? ये वोट बड़ी पावरफुल ताकतवर चीज है। ये वोट अगर चाहे एक मजदूर को जो पूरे दिन मजदूरी करता है उसके घर को बिल्डिंग में बनाकर खड़ा करते, उसके घर में एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी करते, वोट ऐसी ताकत है। हमारा उद्देश्य क्या है? भीम आर्मी क्या चाहती है? आजाद समाज पार्टी क्या चाहती है? हमारे नेता जो है जिनके साथ हमारा गठबंधन है, उस दिन ओबीसी साहब, वो भी मैंने लड़ते देखा है, विधानसभा में गरीबों के लिए लड़ते देखा है, शोषितों के लिए लड़ते देखा है। हमारा अपना गठबंधन भी इसीलिए हुआ है कि वो भी गरीबों के लिए लड़ता है और हम भी गरीबों के लिए लड़ता है। वो किसी जात धर्म के लिए नहीं लड़ते, हम भी किसी जात धर्म के लिए नहीं लड़ते, गरीबों के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, महिलाओं के लिए लड़ते हैं। तो तभी गठबंधन हुआ। मेरा आधा मेरे कुछ साथी कह भी रहे थे, आए मेरे पास कुछ साथी
कहने लगे जी भैया ओवैसी साहब और चंद्रशेखर भाई कब आएंगे। मैंने कहा भाई उनका तो उनको पता होगा, मैं तो अपना जानता हूँ कि मेरी ड्यूटी आज यहाँ लगी थी, मुझे आना तो मैं आया। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर ओवैसी साहब नहीं आएंगे, चंद्रशेखर आजाद नहीं आएंगे तो क्या आप वोट नहीं दोगे? तो वो लोग चुप हो गए। उन्होंने कहा भैया अपने नेता को सुनना चाहते हैं। हमने कहा देखिए नेता को सुनने के लिए तो यूट्यूब पर बहुत सारे भाषण हैं। अगर नेता को जानना ही है तो नेता को ढूंढना शुरू करो, नेता को मानना शुरू करो, नेता की विचारधारा समझो कि नेता चाहता क्या है। नेता ये चाहते हैं कि हमारे वर्ग, गरीब वर्ग, शोषित वर्ग खड़े हो, यहाँ का SC ST OBC माइनॉरिटी खड़ा हो और मनमुट्ठी होकर बिना बह के अपना वोट का प्रयोग करे और सही व्यक्ति को वोट दे। नेता ये चाहता है। मैं ये भी जानता हूँ, मैंने देखा है चंद्रशेखर भाई अपनी बने तो पहले हम दोनों लोग साथ काम किया करते थे, बीमार में शुरू किया, हम दोनों बाइक पे चलते थे। फिर धीरे धीरे कुछ साथी जैसे साथी जुड़े, उन्होंने कहा भैया बाइक से तो जाने समय कवर नहीं हो पाएगा तो गाड़ी से ले लो, गाड़ी से चलने लगे। वो जब से आपके बने हैं उनकी मेरी बात में 15 दिन 1 महीना हो जाता है, हम दोस्त भी हैं। जब कभी बात होती है किसी मसले को लेकर पूछता हूँ, भैया क्या मामला है? कहना भाई रात में 2 बजे सोया था और सुबह फिर 6 बजे उठ गया हूँ। समय नहीं है, 1% भी टाइम खराब करने का समय नहीं है, किसी के हाल चाल पूछने का भी समय नहीं है, इतना भी नहीं। तो अब आप सोचिए जो नेता MP बनने के बाद भी समाज के विषय में सोच रहे हो तो क्या जनता को उनके विषय में सोचना चाहिए? नहीं सोचना चाहिए ना। मुझे लगता है कि उस दिन ओवैसी साहब भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि मैं उनका शेड्यूल देखता हूँ तो वो बहुत बिजी लगता है। तो मैं तमाम साथियों हैं, जितने साथी हैं, जाकर मुस्लिम समाज में संदेश दें कि आपका एक भाई बेटा आया था, वो कह रहा था सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, जिताने की जिम्मेदारी तुम लो। फिर देखो कैसे इस क्षेत्र के अंदर गरीबों की लाइट कटेगी तो यहाँ सबसे पहले आगे कलेक्टर की और रेजिडेंट की लाइट काट कर दिखाएंगे कैसे लाइट कटेगी। साथियों अब इस वोट को समझो क्या है। देखिए मेरे सामने कोई पुलिस के अधिकारी भी खड़े हैं, मैं उनसे भी जाकर पूछूं कि क्या उनकी इतनी हैसियत है कि वो अपने बच्चे को 10,000 रुपए वाले स्कूल में डाल सकते हैं, तो वो 5 मिनट सोचेंगे कि नहीं। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि आपका बच्चा और इस जिले के कलेक्टर का बच्चा, इस जिले के SSP का बच्चा एक बेंच पर बैठकर पढ़े तो आपको खुशी होगी या नहीं होगी? वो तारीफ हो रही है, सिर्फ सुनिए। वो 5 मिनट सोचेंगे, वर्दी में रहते हुए मुझे कुछ ना कह पाए, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी आत्मा, उनका मन खुश होगा कि अगर मेरा बच्चा DM के साथ बच्चे के साथ बेंच में बैठकर पढ़ेगा तो इससे खुशी की बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। यही गरीबों के लिए यही लड़ाई है। किस देश के अंदर दोहरी शिक्षा नीति है और इस देश के किसी नेता की इतनी हैसियत रही कि वो ये कह दे कि इस देश की शिक्षा एक जैसी मैं करूंगा, एक गरीब मजदूर के बच्चे को, एक विधायक MP के बच्चे को, एक व्यापारी के बच्चे को, अधिकारी के बच्चे को, सब बच्चों को एक स्कूल में पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। किसी नेता की इतनी औकात इस देश में नहीं। हम कहते हैं बात, हम भी पार्टी के लोग कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी का शासन कभी आया या हमारा एक विधायक हमने जिता कर भेजा तो ये विधायक इतना कोहराम इस विधानसभा में मचाएगा, ये नहीं पता वो आवाज उठेगी नहीं उठेगी, आवाज बात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, लेकिन विधायक इतना कोहराम वहां मचाएगा, कहेगा कि बिहार के अंदर एक जैसी शिक्षा लागू कर दो, सबके बच्चे एक जैसे पढ़े। हमारी 2 बेसिक समस्या है, तीसरी हमारी समस्या नहीं है। अब मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की, कर्मचारियों की क्या समस्या है? पहली समस्या पढ़ाई की। जब एक मजदूर मजदूरी करने जाता है ना सुबह घर से बाहर, तो ये सोचता है कि भाई मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ जाए, ये सोचता है ना। आप सब ये सोचते हो कि भाई आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाए। दूसरा वो ये सोचता है कि जब कोई से बीमारी हो, बुखार चढ़ जाए, कोई और बीमारी हो जाए, उसका इलाज अच्छा हो जाए। ये 2 समस्या है। रोटी तो हम कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किसी के बोरी कट्टे उतार रहे हैं, किसी की मेहनत कर रहे हैं, कोई सफाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मजदूरी तो कर रहा है, उससे तो 2 रोटी खाई ले रहे हैं। लेकिन इस देश में क्या हो रहा है, पूरे देश की बात कर रहा हूं, क्या हो रहा है कि आपके बच्चे को अगर बुखार चढ़ जाएगा तो जब तक आपकी जेब में 50,000 रुपए नहीं होंगे आप अपने बच्चे को एडमिट करके ठीक नहीं करा सकते। यकीन ना तो डेंगू का बुखार जब आएगा अपने बच्चे को एडमिट कराना जाकर हॉस्पिटल में, वो 4 दिन में आएगा, 50,000 से कम का बिल आया तो मुझे जाकर बताना भैया 50,000 से कम का बिल आया, 50,000 रुपए बिल आएगा। आपके घर में पैसे हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने घर का जेवर बेचे, अपनी जमीन बेचे, लेकिन आपको इलाज कराना होगा। उधर एक अगर बहुत बड़े मंत्री का बेटा बीमार हो जाए तो उसके लिए बहुत अच्छे हॉस्पिटल खुले हुए हैं, उसको लाख रुपए भी देगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। आप नहीं चाहते इन दोनों बच्चों का इलाज एक जगह हो जाए?
दोनों का इलाज फ्री हो, ऐसी व्यवस्था लागू हो, इलाज फ्री हो। और अगर कोई बीमारी आए तो एक मंत्री के बच्चा भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जिसमें आपका मेरा बच्चा एडमिट होकर अपना इलाज कराएगा, तब दोनों का इलाज अच्छा हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। यही तो लड़ाई है। और लड़ाई क्या किसी से हमारी दुश्मनी? नहीं, दुश्मनी नहीं, अपने अधिकार पाने की लड़ाई है। यही हम फेल हो जाते हैं। हम एक साल में 365 दिन होते हैं साहब, और 5 साल का मांगना ब्लू 5 दिया 1500 दिए, और 6 दिया 18 180 दिए, 1600-1700 दिन बैठता है। हम 1700 दिन लगातार सरकार के लोगों पर पिटता है, प्रशासन के लोगों पर पिटता है। अभी एक घटना घटित हुई थी, एक दलित समाज की बेटी खेल रही थी, तो एक बड़े घर के व्यक्ति ने उसको अपनी गाड़ी से कुचल दिया। जब उसको गाड़ी से कुचल दिया, मुकदमा दर्ज कराने गए तो मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। क्यों? नेताओं का प्रेशर। नेताओं के फोन आए टीम के लोगों को, कह रहे भैया ऐसे मामले को यही दफन कर दो। हमारी टीम के लोगों ने पूछा ठीक है साहब दफन तो कर देंगे, आप ये बताओ क्या आप उस पुलिस परिवार से मिलने आए जिसकी बच्ची को कुचला गया है? नेताओं के पास जवाब नहीं। हमारी टीम के लोगों ने कहा सुनो भाई, मुकदमा दर्ज करके जेल भेजना पड़ेगा, वरना चाहे ईट से ईट बजानी पड़े, बिहार की सत्ता हिलानी पड़े, तुम्हें जेल भेजना होगा। हालांकि मेरे कार्यकर्ताओं पर एक मुकदमा दर्ज कराने के लिए 10 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन उन्होंने मुकदमा दर्ज करा के उस आदमी को जेल भिजवा देने का काम किया। ये यहाँ की राजनीति है। अब आपको समझना है किसके साथ खड़े होना चाहते हो। गरीबों का कोई जीवन नहीं है, जान लो, बिल्कुल कोई जीवन नहीं है। अभी चंद्रशेखर भाई चीख चीख के बहुत आवाज उठा देते। पिछले साल गोली चला दी गई मारने के लिए कि आदमी को मारो। समय सही था, आप सबकी दुआएं थी, बच गए। यहाँ है बिहार में प्रचार प्रसार करने, जानती बिहार सरकार केंद्र सरकार भी कि इस आदमी को जान का खतरा है, कभी भी कोई भी मार सकता है। यहाँ आते ही सबसे पहले उनकी सुरक्षा नहीं दी, प्रशासन। मैं जब प्रशासन की गलती नहीं मानता, गलती है नेताओं। वो नेता ये सोचते हैं कि उन्हीं के बच्चे यहाँ नेतागिरी करें, कोई गरीब मजदूर किसान का बेटा खड़ा होकर नेतागिरी न करने आए। ये ऐसे साथी हमारे जो अपनी नौकरी करके आज आकर समाज सेवा करने के लिए तैयार है, कब इनको गोली लग जाएगी पता थोड़ा ही है, बिल्कुल पता नहीं है। एक यहाँ बड़े नेता भी हैं, मैंने सुना होगा हेलीकॉप्टर से चलता है, किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन दलित समाज के व्यक्ति पर, मुस्लिम समाज के व्यक्ति पर, किसी पिछड़े पर कुछ गलत हो जाए तो चुपचाप आकर फोन करके कहते हैं भाई इसे मामले को शांत करो, ये मामला गलत हो जाएगा। सुनो, ये बीमार भी है, आपका अपना घर है, जब भी गलत हो वोट तो अच्छा आपकी है, देना नहीं देना डॉक्टर अम्बेडकर ने लोकतंत्र दिया है। जब भी आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है तो जिसके गले में ये पड़ा उसके पास आ जाना और कहना भैया ये गलत मेरे साथ हो रहा है, मेरा साथ दे, मैं लिख कर देता हूँ, बीमार में आदमी खड़ा हो जाए। तो मैं समस्या में बात कर रहा था, जो समस्या है एक शिक्षा की, एक चिकित्सा की। इस देश में शिक्षा चिकित्सा फ्री करने समस्या का समाधान हो जाएगा, या फिर बड़े मन से खड़े होकर मैं कहता हूँ कोई और आए मिले आपको नेता के कहे कि नहीं मैं सरकार बनते ही, मैं विधायक एमपी बनते ही शिक्षा चिकित्सा फ्री कराऊंगा, तो वोट उसको दे देना साहब, जो यहाँ के कहेंगे मैं फ्री करा दूंगा। और ना कराए कहना मेरे बस का बात नहीं है, तो फिर आंख बंद करके भाई चंद्रशेखर आजाद के पीछे चलना, हमारे प्रत्याशी राम जी के पीछे चलना, और केतली के सामने वाला बटन दबा करके इनको जिता देने का काम करना, ये काम करना। मैंने अब तक आपसे वोट नहीं मांगा, मैंने तो ये बताया कि वोट की शक्ति क्या है। मैंने ये बताया कि जो लोग पुराने यहाँ नेता हैं उनके लाके सवाल पूछो, अगर वो सवाल का जवाब दे पाए तो उनके साथ खड़े हो जाओ, और अगर सवाल का जवाब ना दे पाए तो हमारे नेताओं के साथ खड़े हो जाओ। मैं लिख कर देता हूं, समस्याओं के समाधान पर बात की जाएगी। बिहार की एक और बड़ी समस्या है, और वो किसी एक जाति की समस्या नहीं, प्रत्येक जाति की समस्या है। मुझे हर 5वें दिन 6ठे दिन फोन आता है कि भैया आज महाराष्ट्र के होटल में करंट लगने से हमारे बच्चे की मौत हो गई है, और उस होटल का मालिक जो है वो ये कह रहा है कि मैं इसको जानता नहीं। फिर बिहार से 4 दिन बाद फोन आता है कि आज बेंगलोर में हत्या हो गई है। अभी 4 दिन पहले दिल्ली के पास हरियाणा के गुड़गांव में हत्या हो गई थी, उसकी लाश पुलिस नहीं दे रही थी। महीने में कम से कम 15 लाशें जो फोन पर मैं अपने कंधे पर उठाता हूँ, बड़ा जोर पड़ता है जब पता लगता है कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति 15-20 हजार की नौकरी करने गया हुआ है, और वहां से उसकी हत्या इसलिए हो जाती है कि वो अपने पैसे मांग बैठता है, या मानने से थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर बैठता है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी से भी, मैं कहता हूँ नीतीश जी से भी, भाई जिस प्रकार से आपने गुजरात को डेवलप करने का काम किया, उस प्रकार से आप बिहार को डेवलप क्यों नहीं करते? क्या यहाँ फैक्ट्रियां नहीं लग सकती? क्या यहाँ उद्योग व्यापार मंडल में नहीं आ सकता? सब कुछ
सकता, लेकिन आपकी नीयत नहीं है। आप जानते हैं अगर बिहार का बिहारी सक्षम होना शुरू हो गया तो बिहार से ज्यादा ताकत किसी में नहीं है मेहनत करते। मैं जब भारत का आंकड़ा देखता हूं कि भारत के आंकड़े में सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस कहां है, तो बिहार का नाम दूसरे नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस बिहार का है पूरे देश के अंदर। समझिए इतनी उपजाऊ जमीन है, लेकिन वो गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। वो जहां जातीय दंगे गिराकर रखना चाहते हैं, वो उनको पता है कि अगर यहाँ जातीय व्यवस्था जाति में लोग नहीं लड़ेंगे तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी। सबसे पहले रोटी चाहिए साहब, धर्म नहीं। धर्म तो सबका अपना मानना है। आप किस धर्म को मानो, मैं किस धर्म का मानो, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई नेता का नहीं बताएगा क्या किस धर्म को मानना। इस देश से हम कितना प्यार करते हैं, कोई नेता का बताएगा क्या हम कितना प्यार करते? नहीं। समझिए यहाँ राजनीति गुलाम हो गई है पैसे वाले लोगों की। यहाँ राजनीति व्यापारियों की गुलाम हो गई है। केंद्र सरकार अडानी को 1 रुपया लीज पर जमीन दे देती है। अभी शायद बिहार में भी जमीन दे दी है उन्होंने 1 रुपया लीज पर। और अगर यहाँ उद्योग धंधों की बात की जाए तो सरकार कहती है जमीन नहीं है, हमारे पास जमीन नहीं है। यहाँ बाहुबल के आधार पर राज करने लोग सोच रहे हैं। किस लिए? क्या वो जो आदमी झाड़ू लगा रहा है रात दिन, या एक सिपाही जो पूरे दिन ड्यूटी कर रहा है, इनकी कोई हैसियत नहीं? एक मजदूर तो 400-500 रुपए की पूरे दिन मजदूरी करता है, उसकी कोई हैसियत नहीं? यही सवाल है और इन सवालों के जवाब आपके पास है। इन सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता, इन सवालों का जवाब जनता के पास है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का एक कोट मुझे याद आता है। 26 जनवरी 1950 को जब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में संविधान लागू कराकर बाहर निकलते हैं। मेरी आवाज भाषा समझ आ रही है ना? थोड़ी खड़ी बोलिए क्योंकि पश्चिम में उत्तर उधर ब्लास्ट की जाती है। जब बाबा साहब अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा में संविधान लागू कराकर बाहर निकलते हैं, तो उनके साथ के नेता नमस्ते हुए कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर बहुत खुश लग रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं हाँ मैं बहुत खुश हूं, आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है। राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, अब यहाँ राजा गरीब मजदूर किसान दलित शोषित वंचित पिछड़ा मुसलमान के वोट से जन्म लेगा। तो उनके साथ के नेता कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अधिकार तो दे चले हो, लेकिन गरीबों में मजदूरों में किसानों में ताकत कहां से पैदा करोगे? हम इन लोगों को डराएंगे धमकाएंगे, राजा अपना बनाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने इस देश में ईवीएम का सहारा लिया, डंडे का सहारा लिया, पुलिस का सहारा लिया, ईडी का सहारा लिया और राजा मोदी को बनाकर बिठा दिया। अगर जाति की आबादी मोदी साहब की तो इतनी सी है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैं उनकी नीतियों से खुश नहीं। जब गरीबों की बात आती है तो उनकी नीतियां फेल हो जाती है, जब व्यापारियों की बात आती है तो उनकी नीतियां खुल जाती हैं। अगर मैं बिहार का आंकड़े लूं तो यहाँ कृषि कार्ड पे लोन होता होगा। कृषि कार्ड तो समझते हैं ना? किसान कार्ड के लोन होते होंगे। चलिए इसे छोड़ देते हैं। अगर मैं आपके प्रखंड में जाकर पूछूं कि सरकारी योजनाओं के तहत किसानों के लिए जो ट्रैक्टर की सुविधाएं आती है, हर प्रखंड में 2-3 ट्रैक्टर आते हैं, तो कितने लोग हैं जिनको ट्रैक्टर मिला? तो मुझे लगता है किसी नेता के रिश्तेदार को मिला होगा या फिर किसी अधिकारी के रिश्तेदार को मिला होगा। हमें ये योजना तो पता नहीं होगा ना। केंद्र सरकार की योजनाएं में अगर पूछूं कि कितनी योजनाएं लागू हुई हैं, मोदी जी कहते हैं मैंने हर घर शौचालय बना दिया, कहते हुए श्रम आती है, लेकिन क्या करूं? डॉक्टर अंबेडकर का आदमी जगदेव प्रसाद कुशवाहा को मानता हूं। हम रास्ते से चले आ रहे तो मैंने देखा महिला पुरुष सब लोग सड़क के किनारे सोच हो रहे थे, लैट्रिन करने बैठे। तो इसका क्या मतलब है? क्या बिहार के हर घर में शौचालय पहुंच गया? और अगर नहीं पहुंचा है तो यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री माफी मांगे कि नहीं हमने जनता को गलत संदेश दिया, बिहार की जनता से माफी मांगे। लेकिन वो मांगेंगे नहीं, क्योंकि झूठ बोलने की आदत है। एक चीज और समझो, अगर आप एक साथ हर बार एक ही सत्ता को सरकार में बैठाते हैं तो एक बार तो बैठेगी, थोड़ा बहुत काम करेगी, लेकिन जब भी वो अगली बार बैठेगी तो वो आपका खून चूसेगी, किशोर का खून नहीं चूसेगी। इस चीज को समझो। व्यवस्था परिवर्तन बहुत जरूरी है और जब तक व्यवस्था परिवर्तित नहीं होगी आपके जीवन में कुछ उजाला नहीं हो सकता। आप सोच रहे हो यहाँ का गरीब मजदूर किसान ये सोचता है, यहाँ का पिछड़ा मुसलमान ये सोचता है कि कोई ईश्वर आएंगे, अल्लाह आएंगे आपको बचाने। नहीं, गलत नहीं आएंगे। उन्होंने आपको अधिकार दे दिए, संविधान दे दिया और कह दिया अपनी संख्या इकट्ठा करना और जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी में अपने आप को खड़ा करना और इस देश की शासन व्यवस्था को अलट पलट करके रख देना जब जब वो आपके
अधिकारों का हनन करे? क्या हमने ऐसा किया? नहीं। बुरा मत मानिएगा, बात बहुत बुरी है, राजनीतिक मंच पर बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि राजनीति में समझ जाते हैं, दूसरे लोग हमें कहते हैं कि भाई हम तो तुम्हारा वोट शाम को कुछ खिलाने पिलाने में खरीद लेते हैं। खिलाने पिलाने का मतलब तो समझते हो वो वाला मामला कि उसमें खरीद लेते हैं। वो जब मुझे बात कहते हैं तो मैं उनकी तरफ देखते हुए कहता हूँ, मैंने कहा मैं जानता हूँ खरीद लेते होंगे। अभी हमारे लोग धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। वो जो गरीब मजदूर किसान जो मिट्टी में रहता है, जिसके पसीने से मैंने कहा तुम्हें बदबू आती है, जिसका पैदा किया अनाज तो तुम चाव से खाते हो, लेकिन जिससे तुम्हें बदबू आती है, वो धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। जिस दिन वो खड़ा हो गया उस दिन वो आपको अनाज तो देगा, सम्मान नहीं देगा। मैं कहता हूं, मैं ये भी कहता हूं कि जो तुम आज बड़े बड़े मॉल जो तुम बनाए जा रहे हो लगातार, वो जो गरीब दुकान वाला है, यहां से आप बाहर चलोगे तो देखोगे आप एक परचून की दुकान जहाँ चीनी तेल आटा सब कुछ मिलता है, फिर उसके बराबर में देखो दूसरी दुकान है जहाँ कपड़े मिलते हैं कि भाई गांव में किसी बिटिया की शादी में पैसे नहीं है तो गांव का आदमी गया, चाचा ताऊ कह के भैया ये पकड़िए 10,000 रुपए, 20,000 का कपड़ा जाना है, 10,000 है, बिटिया की सगाई करने जाना है। तो श्रम में वो आदमी वो किसी जात धर्म का क्यों ना हो, वो आपको 10,000 में 20,000 का कपड़ा दे देगा, ठीक है 10,000 दे लीजिएगा। लेकिन बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, जानते क्यों? जब मैं एक शर्ट खरीदने जाता हूँ, इस शर्ट के साथ एक पैंट मुझे फ्री मिलती है। वो मॉल मुझे बता रहे हैं, वो मॉल नहीं बता रहे। यही मोदी की टेक्नोलॉजी है कि यहाँ जो गरीब है उसका व्यापार बिल्कुल बंद करके ठप कर दिया जाए, और जब उसका व्यापार ठप होगा फिर वो मॉलों में 5,000 10,000 15,000 की नौकरी करेगा। वो जो छोटी छोटी दुकानें हैं सामान की, तो छोटी छोटी पान की दुकानें हैं, उन सबको धीरे धीरे जब आप देखेंगे गुजरात मॉडल के तहत पूरे देश से कैप्चर करके बंद किया जा रहा है। सभी जाति धर्म के लोगों को नुकसान है, लेकिन आज हम फंसे हुए हैं उनके अच्छी बातों, उनकी चाटुकार बातों में, उनमें फंसे हुए हैं। निकलो बाहर निकलो। मैं तो अपने नेता पे अगर करता हूँ भाई जनसंघ आयाल पर, जब किसी शोषित वंचित के साथ कुछ होता है और वो संसद में कदम रखते हैं तो पूरी संसद बोलते हैं भाई रावण फिर आ गया, ना जाने कहाँ का मुद्दा अगर उठाएगा, किस नेता की ऐसी तेजी करेगा, किस प्रदेश की ऐसी तेजी करेगा। अब आप क्या करो, आपको 3 नेताओं का संरक्षण चाहिए, उनका जो आपको बिजली पानी काटते हैं, या उनका कि अगर आपके घर की छान भी जल गई तो उसकी बात को भी संसद में उठाने का जो लोग माना रखते हैं उनके साथ खड़ा होना। ये आपको तय करना किसके साथ खड़ा होना। मेरा काम तो इतना है कि मैं अपने लोगों के घर घर जाऊं, समझाऊं, बताऊं, बिहार की समस्याओं पर बात करूं, जिससे कि आप लोगों को समझ आ सके। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का। बिहार की 10 से 20% आबादी पलायन में बाहर जाती है। मुझे आज तक ऐसा कोई प्रदेश नहीं मिला, मैं गया हूं, चाहे मैं महाराष्ट्र गया, मुंबई गया, वहां के होटल में वेटर से पूछा कौन हो भैया बिहारी, जिस टैक्सी में बैठा पूछा भैया कौन हो भैया बिहारी। बैंगलोर गए वहां भी ऐसा ही, चंडीगढ़ गए वहां भी ऐसा ही, लखनऊ गए वहां भी ऐसा ही। हर राज्य में जहां मैं गया वहां हर काम करता हुआ, सफाई का काम हो, मजदूरी का काम हो, ठेली का काम हो, वेटरगिरी का काम हो, ये सब काम करते हुए पता लगा कौन हो भैया बिहारी। तनख्वाह पूछा कितनी, भैया 15,000 रुपये लेते हैं। 15,000। बच्चे कितने भैया? 3 बच्चे हैं। पत्नी कहा रही है भैया गाँव में रहती है, माँ बाप है है। हम 15,000 में 3-4 रुपये, 5,000 रुपये तुम्हारे कमरे का किराया, 5,000 तुम्हारे खाना खर्चा, 5,000 में तुम्हारा घर कैसे चलता है? भैया क्या करें, कहाँ जाए? गांव में जाते हैं तो वहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं तो कभी कभी किसी नेता से सवाल पूछ लेते हैं तो नेताजी मुकदमा लगा कर जेल भिजवा देते हैं। ये बुरी हालतें हैं। सोचिए, अगर हम अपने दैनिक जीवन में अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को रोटी तक नहीं खिला पा रहे तो ऐसे नेताओं को क्या चाल डालना? आप क्या सोचते हैं? अगर आपके घर पर कच्ची छाल पड़ी है तो उसके जिम्मेदार आप नहीं, ये नेता जिम्मेदार है। ये क्यों पॉलिसी नहीं बनाते? क्यों नहीं पॉलिसी बनाकर कच्चे मकानों को पक्का करते? चलिए मैं आपके घर का आंकड़ा लेता हूं। आप जानते हैं आपके दिनचर्या जितनी है, सुबह से लेकर शाम तक की जो दिनचर्या है, उसमें टैक्स 13% से 15% से लेकर 28 से 30% तक टैक्स किया जाता है। मान के चलिए आपने सुबह उठे, चाय पी, चाय में चीनी डलती है, चाय की पत्ती डलती है, दूध डलता है, गैस खर्च होती है, तो उन सब चीजों पर टैक्स है। सुबह आप उठे, आपने एक बटन दबाया बिजली का, पंखा चला, लाइट जली, उसका जो बिल बना उसमें टैक्स है। आप घर से निकलकर बाहर आए, आपने खैनी खाई, आपने बीड़ी पी, उसमें टैक्स है। आपने एक पेन खरीदा, उसमें टैक्स है। आपने सोचा बाहर चलता है, चाट पकौड़ी खा लेते तो उसमें टैक्स है। आपने सोचा बीमारी है तो दवाई ले लेते उसमें टैक्स है। हॉस्पिटल एडमिट होते उसमें टैक्स है। कपड़े पहनते उसमें टैक्स है। हर चीज पर टैक्स है। हम मान लेते हैं
इस 15% से 30% के बीच का टैक्स मान लेते हैं, 20% से 25%, 20% टैक्स आप दे रहे हैं। अब आप सुबह से तोड़ना शुरू कीजिएगा। आप सुबह उठे, 5 लोग घर में है, चाय पी, भाई 5 लोगों के लिए चाय पियोगे तो 200 ग्राम चीनी डलेगी, थोड़ी सी पत्ती डलेगी, 5 रुपये पत्ती डलेगी। अगर उस चाय का आंकड़ा लगाया जाए तो कम से कम 100 रुपये बैठता है खाली चाय का, बनाने से लेकर सब चीज़ों का। फिर दोपहर में खाना खाएंगे, शाम को भी खाना खाएंगे, रिश्तेदारी में जाना होता है, सारी कहीं जाना होता है। आप ये समझिए, अगर आपके घर का महीने का खर्चा सब चीज़ों का, रिश्तेदारी का, बीमारी का, हारी का, किताबों का, रोटी का, पानी का, चाय का, बीड़ी का, सिगरेट का सारा खर्चा ले जाए 10,000 रुपये महीना खर्चा, रही बैठ कर 20-30 हज़ार रुपये, 10,000 कम से कम मैं लेता हूँ। 10,000 ले लिया जाए तो उस 10,000 में से 2,000 रुपये आप सरकार को टैक्स दे रहे हो। क्या दे रहे हो? 2,000 रुपये टैक्स। और अगर एक गांव में 100 घर है और एक अगर 2,000 रुपये टैक्स दे रहा है तो 100 घर कितना टैक्स दे रहे हैं, समझ रहे हो? ये आंकड़ा मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये आंकड़े बहुत खतरनाक है। जब जब कोई इन आंकड़ों पर बात करेगा उसकी हत्या होगी। जब जब इन आंकड़ों पर बात होगी तो जो करप्शन है, करप्शन की नाड़ घुटेगी कि कौन लोग आ गए। लगभग 3 लाख करोड़ का बजट है बिहार का, 3 लाख करोड़ का। 3 लाख करोड़ में आपको कहूँ जीरो गिन के दिखाओ तो 2-3 मिनट आपको जीरो गिनने में लगेंगे। इकाई 2.5 से 10,000 10,000 ये वो 3 लाख करोड़ की जीरो 5 मिनट में लग जाए। और जब नेताओं से पूछो ये इतना तो बजट बनता है, ये जाता कहाँ लगता है? जब आज आप अपने गांव में जाएंगे, अपने गांव की सड़क देखिएगा, 100 मीटर की सड़क देखिएगा और उस सड़क को खुदेर कर देखिएगा तो उसकी बजरी मिट्टी बाहर आएगी। तो बिहार के अधिकतर गाँव में सड़क है ही नहीं। मैं कल था जगह, मैंने देखा कुछ 10-20 घर है उधर, बीच से रबझाया जा रहा है, नाला बहुत बड़ा चौड़ा था और उसके ऊपर लकड़ी का एक पुल बना हुआ है, बेटियां चल के जा रही है। एक स्कूल है ऐसे ही, उस पुल के ऊपर से बेटियां चल के जा रही है, सड़क है ही नहीं। लेकिन फिर भी आप सड़क जाकर खरीदिएगा और फिर उस जो बजट है गूगल से निकालेंगे तो बजट को गुणा भाग कीजिएगा, आपके गाँव के हिस्से में कितना क्या आ रहा है। गूगल से सब चीज़ मिल जाएगी, शिक्षा में कितना गया, शेड्यूल कास्ट में कितना गया और विकास के मामले में कितना गया। फिर अपने गाँव से बाहर करके देखिएगा, फिर सोचिएगा कि आपकी ये जो सड़क है इसके हिस्से में बजट कितना आया। और जब इसके हिस्से में बजट आएगा, अब तो AIF है, 1 मिनट में पता लग जाएगा। फोटो खींचेगा, AIF पर डालिएगा, फौरन पता लग जाएगा कि कितने मीटर में कितनी बजरी लगती है, कितना सीमेंट लगता है, कितना तारकोल लगता है और कितना पैसा खर्च होता है। तो आपको पता लगेगा कि उस सड़क में लगा हुआ पैसा, उसका 60% पैसा सरकार ने करप्शन में खा लिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस बार वोट सपोर्ट और नोट आजाद समाज पार्टी को तो भीम आर्मी को दे, अपने प्रत्याशी को केतली के सामने वाले वोट विशाल बटन दबाने का काम करे। और मैं कहता हूँ मुस्लिम साथियों से भी कि ऐसा देश में एक मामला नहीं है जहां भीम आर्मी ने लोहा न लिया हो, जहां मस्जिद का मामला हो हमारा नेता पूरी रात नहीं पड़ा और कह दिया सरकार को कि तुम्हारी हैसियत है तो छूकर दिखाओ। ऐसे कितने मामले में आपको गिनवाऊं, गिनते गिनते मैं थक जाऊंगा, लेकिन मामले नहीं थकेंगे। वो चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, हरियाणा का मामला हो, पंजाब का मामला हो, बिहार का मामला हो, हर बार हमने मुस्लिमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। आपकी तरफ आने वाली गोली को पहले हमने अपने ऊपर झेला है, अपने ऊपर लिया है कि किसी मुस्लिम की तरफ गोली तब जाएगी चाहे आप संघ के सारे संघी आ जाए, बजरंग दल के सारे लोग आ जाए, लेकिन जब तक भीम आर्मी है किसी मुस्लिम तक गोली पहुंचने नहीं दी जाएगी। जब हमने इतना किया तो आज आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या आज आप खड़े होकर कहो कौम में खड़े होकर कि अगर हमारे वोट का कोई हकदार है तो उस संगठन का नाम भीम आर्मी, पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी है। कहो खड़े होकर कि इस बार इस विधानसभा से प्रत्याशी, ये जो हमारे प्रत्याशी किसान के का इंसान है राम जी का, इस बार ये हमारे यहाँ से विधानसभा के विधायक बनने का विधान क्यों नहीं करते? बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं करते बताइए? कहना चाहिए, कहना चाहिए, बड़ी मजबूती से खड़े हो गए। मैं जानता हूँ सुविधाएं नहीं है, मैं जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि आपके घर तक गाड़ी नहीं भेजी जा सकती, लेकिन मुझे यह भी पता है कि ये जब गरीब खड़े होते हैं, जब ये गरीब खड़े होते हैं तो पहाड़ खोद कर रास्ता बना देते हैं। ये वही बिहार है, जब यहाँ का गरीब खड़ा होगा तो पहाड़ खोद कर रास्ता बना देते हैं। ये तो चुनाव है, किसी की औकात नहीं हमें चुनाव डालने से रोक दे, किसी की हैसियत नहीं। हम चुनाव देंगे दमदार तरीके से देंगे। और अगर कोई तानाशाह बनना तो बता दीजिएगा, कोई तानाशाह बनना हो तो बता दीजिएगा, फिर आगे भीम आर्मी की फौज इलाज करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल कोई दोहरा नहीं है, समझदारी के लोग संविधान मानते हैं। लेकिन एक बात आपको भी मुझसे करना होगा, मेरे साथियों ने कहा लोग कम,
मुझे बताया गया कि भाई लोग अंदर कम है। हमने कहा क्रांति करने के लिए कम लोगों की आवश्यकता होती है। डॉक्टर अम्बेडकर के लिए थे, डॉक्टर अम्बेडकर अकेले थे, भिड़ पड़े थे, लड़ पड़े थे, लेकिन आज अधिकार दे दिए। तो मैं कम ज्यादा लोगों की गिनती नहीं करता। मैं आशा नहीं उम्मीद करता हूं कि ये लोग 4 दिन बचे हैं चुनाव के। आप सोना भूल सकते हैं, खाना भूल सकते हैं, लेकिन घर घर जाना नहीं भूलेंगे। घर घर जाकर बताइए कि हमारा चुनाव जिनके का इंसान है और आपके प्रत्याशी बहुत मजबूत प्रत्याशी है। इनको जिताने का आप काम करें। कितने साथी ऐसे हैं जो आपसे प्रचार प्रसार का काम करेंगे? हाथ खड़ा करके मुझे बता दें, जो मुझे भी सुकून हो जाए। शुक्रिया। अंत में एक वादा और करूंगा कि जब भी जीवन रहा और आगे बढ़े, जो वादे किए इनको तो पूरा करेंगे। इनके लिए तो लड़ाई, हम भी मर गए तो नस्लों को तैयार करेंगे। लेकिन अगर बिहार की प्रमुख समस्या है करप्शन। बिहार में चप्पे चप्पे पे करप्शन है। किसी विभाग में जाओगे वहां करप्शन है। एक बार दोनों हाथ खड़े करके बता दिए कौन कौन लोग समर्थन करें। शुक्रिया। इस बार वोट जो है आदमी के जाति धर्म को देखकर मत दीजिएगा, समझ रहे हैं? इस बार वोट काम करने वाले व्यक्ति को देख कर दीजिएगा, काम करने वाले व्यक्ति को। और नए लोगों को वोट दीजिए, देखिए व्यवस्था बदलेगी। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। जोर से उठाओ, दे दो बधाई। शुक्रिया। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बार मोहर कहाँ लगेगी? केतली छाप कहाँ रहेगी? इस बार मोहर कहाँ लगेगी? केतली छाप कहाँ रहेगी? इस बार मोहर कहाँ लगेगी? केतली छाप कहाँ रहेगी? भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता जनार्दन है। अंत समय में एक बात और कहूंगा, कोई कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, वो एक चीज से डरता है, जनता से। ये बात गांठ बांध दो, कितना बड़ा नेता हो, अगर जनता बिगड़ जाए तो उसके हालात खराब हो जाते हैं। और हम जनता है, ये जो हमारी नहीं सुनेगा उसके हालात खराब हम करके दिखाएंगे। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। विनय रतन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विनय रतन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विनय रतन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।